हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12th की यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर 1 का पार्ट 5। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुणों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनका उपयोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कि किसी भी बिंदु पर अगर कोई मान लिया आवेश स्थित है तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हो गई, इनका उपयोग वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग वैद्युत क्षेत्र की प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो उपयोग आपको इनका समझ में आया होगा। वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इनकी अगर परिभाषा को बोलना चाहें तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो कल हमने आपको बताया था परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का उपयोग क्या करते थे कि वैद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए परीक्षण आवेश का उपयोग किया जाता था। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इस परीक्षण आवेश की सहायता से खींची जाती हैं। परीक्षण आवेश की सहायता से वैद्युत बल रेखाओं को खींचा जाता है। तो कैसे खींचा जाता है ये हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान लिया कोई भी आवेश रखा है किसी भी बिंदु पर और इसकी हमें वैद्युत बल रेखाएं खींचनी है, तो क्या करेंगे, इसके समीप हम परीक्षण आवेश को लाएंगे। तो परीक्षण आवेश को लाने पर क्या होगा, यह इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आते ही यह स्वयं गतिमान हो जाएगा और परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करेगा उस पथ से जाती हुई हम रेखाएं खींच लेंगे और वही रेखाएं इस वाले आवेश की वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इनका उपयोग किया जाता है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए और इसको परीक्षण आवेश की सहायता से खींचा जाता है। जहाँ पर हमें वैद्युत बल रेखाएं खींचनी होती हैं उसके समीप परीक्षण आवेश को लाते हैं और परीक्षण आवेश को लाने पर इनके बीच जो बल लगता है और जिस पथ पर परीक्षण आवेश गति करता है उस पथ की रेखा को
हम उसकी सहायता से वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। तो आपको वैद्युत बल रेखाएं समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बात कर लेते हैं इनके गुणों की। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो एक एक करके इनके गुणों को देखेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसका पहला गुण हम लोग देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो, पहली बात तो ये जो पहला गुण है इसका, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मतलब जो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाएंगी और वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से हम लोग ये समझेंगे कि अगर मान लिया किसी भी बिंदु पर अकेला धनावेश रखा हुआ है, मतलब एकल धनावेश है, तो एकल धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और अगर अकेला धनावेश किसी भी बिंदु पर रखा हुआ है तो वहाँ से चलेंगी वैद्युत बल रेखाएं और इसको जहाँ पर ऋणावेश मिलेगा वहाँ पे जाके समाप्त हो जाएंगी। तो एकल धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं। एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये अनंत तक जाएंगी। और अगर एकल ऋणावेश रखा है, एकल ऋणावेश, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो अनंत से प्रारंभ होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी। और एकल धनावेश की जो होंगी वो अनंत तक जाएंगी। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं और अगर अकेला धनावेश रखा हुआ है तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर ऋणावेश मिलेगा वहाँ पर समाप्त हो जाएंगी जाके, मतलब ये अनंत तक जाएंगी। और अगर एकल ऋणावेश रखा है तो ख़त्म तो उसे ऋणावेश पे होना है, इसलिए वो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो अनंत से प्रारंभ होती हैं। तो आपको ये पहला गुण समझ में आया होगा। चलिए अब आगे अगले गुण को देखते हैं। अगला गुण जो है हमारा वो बताया गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, पहले गुण में हमने आपको बताया कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी भी चालक के अंदर नहीं चलती हैं। अब जब चालक के अंदर नहीं चलेंगी तो ये इस प्रकार ये खुला वक्र बनाती हैं। तो अगला गुण हमारा हुआ कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये खुला वक्र बनाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अगला जो गुण है ये हमारा है, इस गुण में बताया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी। स्पर्श रेखा जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको बताया था, ई से लिखते हैं, तो इसकी दिशा को बताएगी। अगला जो पॉइंट है इसका हमारे पास, अगला गुण है हमारे पास नंबर 4। इसमें बताया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, यदि किसी भी बिंदु पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो परस्पर समांतर होंगी। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये समांतर होंगी। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा कि जिस बिंदु पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ की वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें ये बताया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से लंबवत उत्पन्न होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं चालक के पृष्ठ से लंबवत उत्पन्न होती हैं। चालक के पृष्ठ से लंबवत उत्पन्न होंगी। लंबवत उत्पन्न होती हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बल रेखाएं जो होती हैं वो किसी चालक के अंदर नहीं चलती, मतलब इसको भेद करके नहीं चलती हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला पॉइंट क्या बताया गया कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो इसका हम आपको कारण बताते हैं कि क्यों नहीं काटती हैं। अगर हम मान लें कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो मान लिया, अगर थोड़ी देर के लिए हम माना कि यदि आपस में अगर ये काट जाएं तो क्या होगा कि इनका जो कटान बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये कटान बिंदु है। और एक बात आपको ये भी तो पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब अगर मान ले ये वाली जो हमारी वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा है, इसका एक पॉइंट ये है, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचें तो हमारा वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस दिशा में प्राप्त होगा। और अगर इस वाली रेखा का हम ये पॉइंट ले लें और इस पर स्पर्श रेखा खींचें तो इसकी दिशा ये प्राप्त होगी वैद्युत क्षेत्र की। तो क्या होता है, अगर ये आपस में काट जाएं तो इनके कटान बिंदु पर इस वाली, अगर हम इससे खींचेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्राप्त होगी, और अगर इस वाली रेखा से खींच रहे हैं तो ये दिशा प्राप्त होगी। मतलब क्या हुआ, कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएंगे और एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकते।
एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए क्या होता है कि ये वैद्युत पल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं हैं। तो दोस्तों इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर ये आपस में काट जाएं तो इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और ऐसा कभी संभव नहीं होता है कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हों, इसलिए ये आपस में कभी भी काटती नहीं है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव। तो बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यदि हम क्या करें, यदि समान परिमाण, ध्यान दीजिए समान परिमाण, परिमाण का मतलब उनके जो मान होंगे वो बराबर होंगे। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो द्विध्रुव में क्या बोलेंगे कि यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए जैसे एक पॉजिटिव है, एक हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया, ये बिंदु ए पर रखा है, और एक हमने आवेश ले लिया बिंदु बी पर रखा है, ये है माइनस क्यू। अगर आपस में कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो ये जो निकाय कहलाएगा वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, देखिए दोनों के परिमाण क्यों हैं लेकिन प्रकृति विपरीत है, एक प्लस का क्यों है एक माइनस का क्यों है। तो यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको ये वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्यान से समझिए। ये क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, ध्यान देना वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा था इसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये मान लें O, और मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी को हम L मान लें, मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी को हमने L मान लिया, तो ये भी मध्य बिंदु है चूंकि, तो ये भी दूरी L हो जाएगी। तो हमें ध्यान क्या देना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण
एक आवेश का परिमाण हमने ले लिया q, और इनके बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास हो जाएगी LA और LA 2L हो जाएगी। तो इनका जब हम गुणनफल करेंगे 2L, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार परिभाषा को ध्यान से सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं तो किसी भी एक आवेश को ले सकते हैं, किसी एक आवेश के परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला हो गया, ये हो गया P = Q × 2L। ओके, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान देना कि वैद्युत द्विध्रुव में जो दूरी नापते हैं वो इसके मध्य बिंदु से ही नापते हैं। तो इस प्रकार दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हमें 2L प्राप्त हो जाएगी। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया, P = Q × 2L। अगर इसका मात्रक देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो इसका मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लें अगर इसके विमीय सूत्र की, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है LTA। यह एक सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होती है वो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश की ओर होती है। तो ये आपको इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा में ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका विमीय सूत्र LTA होता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के व्यंजक निकाले जाते हैं। तो ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी बोर्ड फिजिक्स का पूरा सिलेबस करा रहे हैं और प्रत्येक टॉपिक को आपको बताते चल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।